हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर नंबर 12 जो है सोशोलॉजी का है, यानी समाजशास्त्र का है। इसमें हम आज जो टॉपिक करेंगे विवाह। विवाह जो टॉपिक है कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एनसीईआरटी के बुक फॉलो कर रहे हो, +2 के बच्चे हों, चाहे +1 के बच्चे हों, चाहे वो बीए के बच्चे हों। इन सब के लिए जो है ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम विवाह के जो है प्रकार और उसके जो है गुण और फायदों के विषय में चर्चा करेंगे, और कितने प्रकार के विवाह होते हैं, उनका क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और सभी धर्मों में विवाह का जो है रीति रिवाज के विषय में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक आ रहा है, इसमें है विवाह का अर्थ और उसकी परिभाषा। देखिए विवाह के बारे में अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि विवाह होती क्या है, विवाह क्या है और विवाह से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या और उसकी परिभाषा के विषय में भी चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले बात तो यही आता है, विवाह एक ऐसी संस्था है जो पुरुष और स्त्रियों को भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकता पूर्ति करता है। देखिए विवाह जो होता है एक पुरुष और स्त्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो है वो उनको भौतिक और मनोवैज्ञानिक, भौतिक का मतलब होता है कि उनको जो है शरीर संबंध रहे हो होते हैं उनके साथ, मनोवैज्ञानिक यानी मन की शांति मिलती है, और सामाजिक यानी समाज में उनको एक मान्यता दे दी जाती है, और सांस्कृतिक तौर से वो जुड़ते हैं, और प्लस जो है अपने आर्थिक व्यवस्थाओं को भी पूर्ति करते हैं एक दूसरे सहयोग से। अगर ये घर में कार्य कर रहा है, दूसरा जो है बाहर जाके कार्य करके अपने घर को जो है सुचारू रूप से चलाता है। तो विवाह इन सभी अर्थों में इम्पोर्टेंट है। अगर आप विवाह का परिभाषा समझना चाहते हो तो इतना ही दिमाग में आपको रखना है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जो पुरुष और स्त्री की भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यही इतना जो है बहुत कुछ है आपके लिए। कहते हैं ये पुरुष और स्त्रियों के संबंधों का स्थायी संबंध के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति देती है। आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर विवाह से पहले किसी प्रकार का अगर उनमें कहते संबंध रहता है तो उसको समाज स्वीकृति नहीं देती है, लेकिन विवाह के पश्चात ये जो होते हैं समाज के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाती है कि वो पति पत्नी है, अपना जीवन यापन जो कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, समाज जो है एक तरह से जो है इनको स्वीकृति देती है, और स्वीकृति देने का माध्यम जो है विवाह ही माना गया है, जिसमें वो संतान की उत्पत्ति करने के लिए अग्रसर होते हैं। पुरुष और स्त्री परिवार का एक स्वरूप स्थापित कर सके। देखिए यहाँ पर जो होता है पुरुष और स्त्री जो होते हैं एक परिवार का एक स्वरूप तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें जो होते हैं दो जो होते हैं पति पत्नी जो होते हैं परिवार का रूप होते हैं। जब इनके बच्चे होते हैं तो एक पूरा परिवार बन जाता है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो ये छोटा परिवार के रूप में यहाँ पर आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विवाह जो होती है एक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त आवश्यकताएँ हैं, जिससे कि पति पत्नी अपना जीवन यापन कर सके। कहते हैं अगर देखा जाए तो विवाह का प्राथमिक उद्देश्य एक ही होता है कि एक अस्थायी संबंधों के माध्यम से लैंगिक गतिविधियों को नियंत्रण करना होता है। देखिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर विवाह करता है तो कहते हैं इसमें लैंगिक संबंधी बनते हैं। लैंगिक संबंध के द्वारा जो होता है उनको जो है भौतिक मानसिक काफ़ी संतुष्टि मिलती है। यदि लैंगिक इच्छाएँ जो है मनमाने ढंग से
तब समाज में जो है गंभीर खलल पैदा हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई जो लैंगिक संबंध स्थापित होता है वो भी गलत तरीक़ों से, तो समाज में जो होती है गंभीर खलल पैदा कर देती है और जो है समाज इसको कभी भी स्वीकृति नहीं देती है, क्योंकि विवाह ही एक माध्यम है जिसके द्वारा समाज उसको स्वीकृति देती है। अगर समाज के बिना भी अगर कोई लैंगिक संबंध बनता है तो इसमें क्या है, समाज उसको प्रायोरिटी नहीं देती है, इवन कि माता पिता भी नहीं देते हैं और उनके जो है रिश्तेदार भी इस चीज़ को मान्यता नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो है विवाह एक माध्यम है जिसके द्वारा जो है दो व्यक्तियों को लैंगिक संबंध स्थापित करने की मान्यता प्राप्त होती है। जीवन साथियों को पाने की जो है अनावश्यक प्रतिक्रियाएं जो है बढ़ जाएगी। देखिए इससे यही होगा कि जीवन साथी पाने की जो है अनावश्यक जो है प्रतियोगिता सदैव इससे बढ़ जाती है और इसको जो है आगे भी लेकर चलती है। प्रत्येक समाज में इसलिए कुछ ऐसी संस्थाएं विकसित की जाती है जो कि अपने सदस्यों को वैवाहिक संबंधों को निश्चित कर सके। तो ऐसे बहुत सी संस्था है जिसमें जो है सब वैवाहिक संबंध जो है निश्चित किया जाता है। ऐसी संस्थाओं में विवाह भी एक इसमें से एक माना गया है। ठीक है, कहते हैं हमारे जीवन में अगर हम सांसारिक जीवन में रह रहे हैं तो बहुत सी संस्था है जिसमें हर तरह की गतिविधियाँ होती है, उसमें से विवाह जो है बहुत इंपॉर्टेंट विधि माना गया है, जिसमें जो है विवाह ही एक समूह है जिसमें विवाह के व्यवहारों को नियंत्रित करने के अतिरिक्त विवाह पति पत्नी को संतान उत्पन्न करने का अधिकार भी देता है। यानी शरीर जो कहते हैं शारीरिक संबंध बनेगी, लैंगिक संपर्क होगा तो इससे जो है संतान की उत्पत्ति होगी और दोनों को जो है इसकी स्वीकृति भी समाज देता है। वे अनेक जो है सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को मिलकर कर सकते हैं। यानी पति पत्नी जब विवाहित संबंधों में बंध जाते हैं तो कई तरह के जो है गतिविधियाँ वो करते हैं जिससे जो उनके जीवन जो है सुचारू रूप से चलता है। इसलिए विवाह जो है प्रत्येक धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट महत्व देते हैं, क्योंकि विवाह से ही जो होते हैं दो लैंगिक संबंधों का आपस में समावेश होता है। यदि हम सामान्य शब्दों में जानना चाहेंगे तो यही बात है कि विवाह को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आदमी और औरत को पारिवारिक जीवन स्थापित करने का मौका देता है। यानी आप इतना भी वर्ड कर सकते हो कि जो विवाह होती है वो आदमी और औरत को जो है पारिवारिक जीवन स्थापित करने का सदैव ही मौका देती है। विवाह को माध्यम से ही यौन संबंध रखने की स्वीकृति भी मिलती है। यानी विवाह के द्वारा जो है यौन संबंध स्थापित किया जा सकता है और वैवाहिक जो संबंध ही पति पत्नी तथा बच्चों के जो सामाजिक दायित्व होते हैं उन्हें पूरा करने का अवसर भी देता है। यानी जो कहते हैं विवाह ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जो द्वारा पति पत्नी तथा बच्चों को जो है सामाजिक दायित्व जो उनका होता है उसको पूरा करने का सदैव ही उनको अवसर प्रदान होती है और वो अपने कार्य के लिए अग्रसर भी होते हैं। कहते हैं ये समाज है जिसमें पुरुष और स्त्रियों को सामान्यतः किसी नागरिक या धार्मिक समारोह द्वारा विवाह संबंध रखने की स्वीकृति देता है। यानी किसी भी धार्मिक समारोह के द्वारा विवाह को संपन्न की जा सकती है और स्वीकृति प्राप्त किया जा सकता है। समारोह या जलसे के जो है समाप्त होने के बाद पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं। यानी इसमें जो है पति पत्नी जो है अपने साथ दोनों रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं और इस तरह जो है परिवार को बनाते हैं और अपना जीवन जो है सुचारू रूप से चलाते हैं। दोनों जिन बच्चों को जन्म देते हैं वह समाज द्वारा जो है कानूनी स्वीकृति मिलती है। यानी जिन बच्चों को वो जन्म देते हैं उसको समाज द्वारा स्वीकृति मिलती है, लेकिन जिन बच्चों को जो है विवाह से पहले बच्चे जन्म लेते हैं उनको समाज कभी स्वीकृति नहीं देती है। वो आलोचना के ही पात्र सदैव बने रहते हैं। इवन कि माता पिता भी बनते हैं और बच्चे भी इसी तरह के जो है आलोचना का पात्र बनते हैं। लेकिन अगर विवाह द्वारा बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको जो है समाज उसको स्वीकृति देती है और उनको जो है आगे पालन पोषण के लिए अग्रसर करती है। विवाह जो होती है विवाहिक पति पत्नी को एक दूसरे से प्रति समानता समाज के प्रति अपने दायित्व निभाते हैं, तभी समाज आगे बढ़ता है। कहते हैं समाज में जो है वैवाहिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण रखता है और इसके बदले में पति पत्नी को कुछ अधिकार और कुछ सुविधाएं भी प्राप्त हो जाती है। जैसे विवाह के बंधन में बनते हैं उनको बहुत तरह की सुविधाएं मिल जाती है जिससे कि वो अपना परिवार को बसा सकें। कहते हैं अब तक आप ये समझ जरूर गए होंगे कि विवाह जो है पुरुष और स्त्री का एक बहुआयामी संबंध है। ठीक है, इस जो अर्थ में जो है लैंगिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो अस्थायी और शुद्ध रूप से जैविक संबंध होते हैं। यानी इसको हम शुद्ध रूप कहते हैं क्योंकि ये विवाह के द्वारा जो है लैंगिक इच्छाएं पूर्ति की जाती है। अगर विवाह से पहले लैंगिक इच्छाएं की पूर्ति होती है तो उसको जो है अशुद्ध माना जाएगा, उसको जो है गलत माना जाएगा, समाज उसको पाप के नज़रिए से देखेगा और उसको कभी भी सही सिद्ध नहीं होने देगा। कहते वो विवाह भिन्न होते हैं। विवाहों में जो है
यहाँ पर जो समारोह, धार्मिक संस्कार, संविदा का होना आवश्यक होता है, जिसमें हर तरह के जो है हम धार्मिक जो है समारोह करते हैं, संस्कार करते हैं, जिससे जो है वो वैवाहिक जीवन जीते हैं। कहते हैं जैविक संबंधों का रखना तो केवल लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति करना ही है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि जैविक इच्छाएं जो होती है सिर्फ लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति करना ही होता है, लेकिन वास्तविकता में जब विवाह होती है तो कई बंधनों में जो है व्यक्ति बंध जाते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है विवाह के प्रकार। देखिए विवाह के प्रकार जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। विवाह के प्रकार और उससे जुड़े हुए नियम विभिन्न समाजों में अलग अलग होते हैं, यानी सभी समाजों में इनके रूल रेगुलेशन नियम अलग होते हैं। प्रत्येक समाज में विवाह से जुड़े हुए मापदंड और नियम होते हैं, जिसमें उन सारे जो रूल रेगुलेशन को अपनाना पड़ता है। विवाह के प्रकार समझने के लिए हमें इसके जो है निम्न आधारों पर बांटना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आएगा कि पति पत्नी की संख्या पर निर्धारित करती है। दूसरा होगा जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके। तो चलिए हम देखते हैं कि विवाह के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर यही आती है कि पति पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार। देखिए विवाह का दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका आधार जो होगा महिलाओं के कितनी पति या एक व्यक्ति कितने पत्नियां हैं, तो इसको जो है दो नामों से जाना जाता है। एक जो होता है एकल विवाह, इसको हम मोनोगैमी कहते हैं, और एक जो होता है बहुविवाह, जिसको हम पॉलीगैमी कहते हैं। यानी यहाँ पर पति पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार के रूप में इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक में जो है पहला में आता है एकल विवाह, जिसको हम मोनोगैमी कहते हैं, और दूसरा जो होगा बहुविवाह, जिसको हम पॉलीगैमी कहते हैं। बात करें अगर हम एकल विवाह की, तो एकल विवाह एक विवाह का एक प्रकार का स्वरूप है। यानी इसमें एकल विवाह का मतलब होता है कि एक विवाह जो कि एक रूप होता है, जिसमें एक आदमी और औरत का विवाह एक औरत आदमी के साथ एक निश्चित समय में होता है। कोई भी पुरुष या स्त्री एक विवाह किसी जीवन साथी की मृत्यु या विवाह विवेचन के कारण करते हैं, तो इसे हम एकल विवाह के रूप में समझ सकते हैं। एक विवाह का प्रकार विश्व भर में है और इसी को ही भी मान्यता दी गई है। लेकिन अगर बात करें बहुविवाह का, तो बहुविवाह का अर्थ यही होता है कि विवाह का यह वह प्रकार है जिसमें एक आदमी एक समय में एक से अधिक स्त्रियों को रखता है। दूसरा प्रकार वह है जिसमें पत्नियां एक से अधिक पुरुष रखती है, यानी इसे बहुविवाह के रूप में देखा जा सकता है। या तो स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, जिनके एक या एक से अधिक पत्नियां हो, यानी एक तो इसमें हो ही नहीं सकता, इसमें दो या दो से अधिक पत्नियों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी उसे बहुविवाह कहते हैं, यानी बहुत सारे मैरिज कह सकते हैं। उसके पश्चात जो होता है यहाँ पर बहुविवाह के दो अन्य प्रकार में विभक्त किया गया है। यानी बहुविवाह जो होते हैं दोस्तों, जिसमें बहुत सारे मैरिज करने की परमिशन होती है, उसको दो भागों में आगे बांटा गया है। एक तो आ जाता है बहुपत्नी विवाह और एक होता है बहुपति विवाह। पत्नी का अर्थ होता है जिसमें पत्नी की जाती है, यानी बहुपत्नी विवाह का यह एक प्रकार है जिसमें एक आदमी एक से अधिक स्त्री को भी विवाह करता है। यानी इसमें एक स्त्री ने एक से अधिक स्त्रियों से जो है बहुपत्नी, यानी इसके पास बहुत सारे पत्नी होते से हम बहुपत्नी के रूप में जान सकते हैं। बहुपत्नी विवाह मुसलमानों में प्रचलित है, यानी ये मैक्सिमम देखा गया है कि मुस्लिम धर्म में काफ़ी प्रचलित है। कई आदिवासी समाजों में भी जो है विवाह का यह प्रकार पाया जाता है। प्राचीन काल में भी बहुपत्नी विवाह प्रचलित था। आप जानते हैं कि राजा दशरथ जो राम के पिता थे, उनकी 3 रानियां थी, तो वहाँ पर जो था बहुपत्नी विवाह का जो है प्रचलन विख्यात था। लेकिन राम ने एक पता जो है व्रत रखा था, जिसमें वो पति पत्नी व्रत रखा था, जिसमें वो एक ही मैरिज को ही प्रायोरिटी दिया। जब सुपनेखा ने उनको जो विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने ये व्रत ले रखा है कि मेरी एक ही पत्नी होगा। तो वहाँ पर जो था इस बात को प्रचालक था। तो कहते हैं अगर उसी बात को अगर दशरथ के रूप में देखें तो उनके 3 पत्नियाँ थी और 3 रानियाँ थी, जिसके वजह से उनको जो है बहुविवाह के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। उसके पश्चात है बहुपति विवाह। देखिए बहुपति का मतलब होता है कि एक औरत के कई पति हो सकते हैं। विवाह का दूसरा प्रकार बहुपति विवाह है। इस विवाह में एक स्त्री को एक से अधिक पति होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो बहुपति विवाह में एक स्त्री एक ही समय में एक से अधिक पति रखने की स्वीकृति होती है, यानी इसमें एक से अधिक होगा। इसमें जो आपको पता ही है कि द्रौपदी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ आदिवासियों में जैसे कि उत्तरांचल के खस में बहुपति प्रथा पाई जाती है। यदि कोई स्त्री एक से अधिक पुरुषों से जो आपस में भाई भाई होते हैं विवाह कर लेते हैं, तब उसे भातृ बहुपति विवाह कहते हैं, यानी फ्रेंट्रस प्रोडेंट्रिक्स कहते हैं।
ठीक है, आप जानते हैं कि महाभारत के महाकाव्य में द्रौपदी के 5 पांडव थे, यानी 5 उसके पति थे। 5 पति के नाम से कई बार बहुपति भात्र बहुपति विवाह को भी द्रौपदी विवाह भी कह सकते हैं, यानी इसको द्रौपदी विवाह के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन कहते हैं ऐसी विवाह को हमारे समाज को जो है मान्यता नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये सही नहीं होता है। और कई मानने में जो ये विवाह अभी कुछ ही क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि सिर्फ उत्तरांचल के एक खासा क्षेत्र में, जहाँ पर जो है आदिवासियों में ये पाया जाता है। बाकी हमारे देश में ये विवाह इतनी प्रचलित नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो विवाह के जो है एक ड्रॉ के रूप में जो है आपको समझाने की यहाँ कोशिश किया गया, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस जो है आप लेख को अगर अच्छे से याद कर लेते हो ना, फिर भी आपको जो होगा ये पूरी बात समझ में आ जाएगा। देखिए, विवाह होता है, विवाह एक एकल विवाह होता है, एक बहुपति विवाह होता है। एकल विवाह जो होता है यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें एक ही से मैरिज करने का प्रायोरिटी देता है। लेकिन बहु विवाह में क्या होता है कि कई जिनके साथी हो सकते हैं, कई तो प्रकार के इसमें विवाह किया जा सकता है। और ये जो होते हैं इसमें बहुपत्नी विवाह होती है, जिसमें एक पुरुष के कई पत्नियां हो सकती हैं। और बहुपति विवाह में क्या होता है, बहुत से जो है पति रख सकते हैं, यानी एक स्त्री के पास कई पति हो सकते हैं। अब देखिए, बहुपति विवाह 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक है भातृ बहुपति विवाह, यानी ये भ्राता होते हैं, आपस में भाई होते हैं, इसमें जो है स्त्रियां करती है। जैसे कि महाभारत की घटना में आपको पता ही होगा, जहाँ द्रौपदी ने जो है पांडव 5 भाई से मैरिज किया था, जिसमें हम भातृ बहुपति विवाह कहेंगे। अत्र बहुपति विवाह जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये दूसरे से जो है औरत मैरिज करती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसको अगर आप समझ लेते हो, देख लेते हो, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेते हो, तो पूरा आपको जो है यहाँ पर साथियों की संख्या के आधार पर विवाहों के प्रकार जो है आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यदि किसी स्त्री के पति एक से अधिक हो और वो भाई न हो, तो इस विवाह को जो है अभातृ बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, यानी उसके भाई नहीं होते हैं, कोई और होते हैं, यानी सगा संबंधी में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो उसको अभातृ बहुपति विवाह के रूप दिया गया, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था। ऐसे विवाह जो है नीलगिरी के टोडा आदिवासी और केरल के नायर में पाए जाते हैं। यानी ये सारे विवाह जो होते हैं दोस्तों, आदिवासियों में ही पाया जाता है, हमारे समाज में ये नहीं पाया जाता है। ऐसे विवाह को जनरली नीलगिरी के क्षेत्र में देखा गया है, और जो है नगर में पाया गया, यानी केरल साइड इसको देखने को मिला है। आपको यह जान का आश्चर्य होगा कि कई समाजों में बहुपति विवाह पाए भी जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में एक विवाह का प्रकार बहुत ही अधिक प्रचलित है। यानी एक ही विवाह को जो है प्रायोरिटी दी गई है, और पूरे विश्व में एक ही विवाह को मान्यता भी दी जाती है। अगला टॉपिक जो हमारा है, पति पत्नी वर्ण नियम। देखिए, पति पत्नी वर्ण नियम का मतलब होता है कि पति पत्नी द्वारा जो है एक दूसरे को चयन करना, एक दूसरे को वर्ण करना। प्रत्येक समाज में जो है वैवाहिक सहचार्य के जो है निषेधात्मक नियम है, यानी सहचार्य जो है निषेधात्मक नियम होते हैं, यानी विवाह से पहले जो है पति पत्नी के रूप में जीवन यापन करना समाज हमारे इसको मान्यता नहीं देती है, जो लैंगिक संबंध पर नियंत्रण रखते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे कोई भी जो है स्त्री किसी दूसरे पुरुष से जो है संबंध नहीं बना सकती है। अगर ये नियंत्रण न रहे तो हमारा समाज जो है विघटित हो जाएगी, क्योंकि यही नियम जो है निषेधात्मक नियम जो है हमें जो है समाज में बनाए रखता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर इन चीज़ों पर छूट दे दिया जाए तो हमारा समाज जो है तहस नहस हो जाएगा, और इससे जो है पूरे समाज का जो रूल रेगुलेशन बिगड़ जाएगी। ऐसा नहीं होता कि समाज जिस किसी के साथ विवाह करना चाहते हैं कर ले, ये कोई रूल नहीं होती है। उन्हें जीवन साथी के वर्ण में समाज के निषेधात्मक और निर्धारित नियमों का पालन भी करना होता है। यहाँ हम कुछ ऐसे नियमों का विवेचन भी करेंगे और जानेंगे कि पति पत्नी जो है वर्ण के नियम क्या हो सकते हैं। तो पहला तो आता है हमारा निषेधात्मक नियम। देखिए, निषेधात्मक मतलब निषेध करना, मना करना। निषेधात्मक नियम वो है जो अपने सदस्यों को वैवाहिक जो है गठबंधन पर नियंत्रण रखते हैं, यानी हम जो है वैवाहिक गठबंधन नहीं कर सकते। ये नियम वो होते हैं जो पुरुष और स्त्री को वैवाहिक गठबंधन का निषेध करते हैं। ऐसे नियम धार्मिक मापदंडों के स्थानीय रीति रिवाज पर आधारित होती है, यानी आप जिस क्षेत्र में रहते हो, जहाँ के निवासी हो, आपको पता ही होगा उस क्षेत्र में जो है किस प्रकार के जो है आपको धार्मिक मापदंड होते हैं, यानी जो रीति रिवाज है किस प्रकार आधारित होती है। कतिपय निषेधात्मक नियम जो बहुलता रूप से पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार है, यानी हमारे पास जो है कुछ नियम रेगुलेशन है। देखते हैं पहला रेगुलेशन किस रूप में निषेधात्मक नियम के अंतर्गत आता है। हमारा पहला नियम तो यही रहेगा कि अगमागमन। अवर्ण नियम निषेध नियम क्या होती है, कहते हैं
सभी समाजों में आगमन अर्थात अपने कटु विमंबक लोगों के साथ यौन संबंध वर्जित होता है। यानी अपने कुटुंब के साथ जो है लैंगिक संबंध नहीं माना गया है। यह हमारे समाज का रीति है, ठीक है। यानी अपने ही खूनों के साथ जो है कटु विमंबक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि भाई बहन या रक्त संबंध के साथ विवाह करने की सदैव ही मनाही होती है। यानी इनमें भाई बहन हो या रक्त संबंधी हो, उसमें कदाचित भी विवाह करने की हमारे समाज मान्यता नहीं देते हैं। अगर मोटे तौर पर अर्थों में लोग विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी ये विवाह नहीं किया जा सकता, परंपरा रक्त संबंधी और एक ही परिवार के सदस्य हो सकते हैं। ऐसे विवाह को हमारा समाज जो है कभी मान्यता नहीं देता। यानी अपने परिवार में विवाह करने की मान्यता जो है हमारा समाज कभी भी नहीं देता है और रक्त संबंधों से विवाह करना निषेध माना गया है। प्रत्येक समाज में पिता और पुत्री में विवाह करने का निषेध है। यानी पिता पुत्री से कभी भी विवाह नहीं कर सकता है, ये प्रत्येक समाज का जो है नियम है। इसी तरह माता और पुत्र को भाई और बहन का विवाह वर्जित माना गया है। तो ये सारे के सारे जो है निषेधात्मक के अंतर्गत आता है। इस निषेध को जो है निकट विभंगन निषेध भी कहते हैं, यानी निकट विभागमन निषेध भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि निकट विभागमन क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। निकट विभागमन का मतलब यही होता है कि हम रक्त संबंध के द्वारा यानी भाई बहन मैरिज नहीं कर सकते हैं, इसी को हम जो है निकट विभागमन निषेध कहते हैं। कहते हैं समाज निकट के रिश्तेदारों में भी विवाह करने की स्वीकृति नहीं देता, या निकट के कोई रिश्तेदार हो तो उसमें भी विवाह करने की स्वीकृति नहीं देती है। लेकिन आज का समाज जो है बिगड़ता चला जा रहा है। इसमें कई मामलों में देखा गया है कि निकट रिश्तेदारों से भी मैरिज को जो है लोग कर लेते हैं। तो आज इसका कोई जो है आज समाज ही नष्ट होता चला जा रहा है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के हिंदुओं में चचेरे और मेरे भाई बहनों में विवाह करना वर्जित माना गया है। तो ये रूल है और जिसको हमें मान्यता देना चाहिए, क्योंकि जो रूल बनाई गई है वो हमारे लिए ही बनाई गई है और इससे हमें ही जो है भविष्य में फ़ायदा होने वाली है। उसके पश्चात आता है वही विवाह के नियम। देखिए, वही विवाह वह परंपरा है जिसमें एक आदमी से एक अपेक्षित की जाती है कि वह एक निश्चित समूह के बाहर विवाह नहीं करेगा। यानी आपको एक समूह के अंतर्गत ही विवाह करने की जो है स्वीकृति मिलती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में वह अपने परिवार, गोत्र, गांव या किसी समूह जिसका उससे संबंध है वो विवाह नहीं कर सकता। यानी अपने ही परिवार, अपने ही गोत्र या अपने ही गाँव में किसी से जो है विवाह नहीं कर सकता। ये बहुविवाहित नियम के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात है अंतर्विवाह विवाह। अंतर्विवाह एक ऐसी रिवाज है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने ही सामाजिक समूह या जाति में विवाह करना पड़ता है। यह अपना समूह अपने ही जनजाति या जाति अथवा धार्मिक समूह होते हैं, परंतु अपने ही गोत्र में नहीं होता है। अपवाद रूप में कभी कभी गोत्र अंतविवाहित होता है। अधिकतर मामलों में गोत्र वही विवाह होते हैं। आदिवासी वही विवाह सामाजिक समूह होता है और हिंदुओं में जाति अन्य विवाहित होते हैं। मुसलमानों में 2 अंत विवाहित इकाई यानी सिया और सुन्नी होते हैं। ईसाइयों में भी अन्य विवाह समूह होते हैं, जैसे कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। कहते हैं इसके अनुसार भारत में जाति अन्य विवाहित समूह है, लेकिन अंतर जाति अंतर्वर्ण विवाह जो है प्राचीन भारत में अनुलोम विवाह के नियम और प्रतिलोम विवाह के नियम के अनुसार होते थे, जो कि बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं अनुलोम विवाह होती क्या है। अनुलोम विवाह के अंतर्गत इस सामाजिक प्रथा के अनुसार ऊंची जाति का लड़का निम्न जाति के लड़की से विवाह कर सकता है। देखिए, अनुलोम का मतलब होता है कि ऊंची जाति का लड़का नीची जाति की लड़की से विवाह कर सकता है। इस तरह ब्राह्मण लड़का निम्न जाति या वर्ण की लड़की से विवाह कर सकता है। यानी ब्राह्मण लड़का उच्च जाति में आया और निम्न वर्ग की लड़की जो है उससे विवाह कर सकता है। इसको हम अनुलोम विवाह कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि उच्च जाति का लड़का जब निम्न जाति की लड़की से शादी करता है, यानी अमीर लड़का गरीब लड़की से शादी करता है, तो इसको हम अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह का अर्थ दोस्तों यही होता है कि इस विवाह में निम्न जाति का लड़का उच्च जाति के लड़के से विवाह कर सकता है। यानी समझ सकते हो दूसरे शब्दों में कि एक लड़का जो गरीब है वो अमीर लड़की से शादी कर रहा है। यानी पारंपरिक भारतीय समाज में ऐसे विवाह को जो है प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। यानी यहाँ पर आपको प्रतिलोम जो विवाह है समझ में आ ही गया होगा कि इसमें जो होता है निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से शादी करती है।
यानी देखा जाए तो इसमें गरीब लड़का होता है और अमीर लड़की होती है। लेकिन इस तरह के विवाह को हमारे समाज में जो है स्वीकृति नहीं दी जाती है। लेकिन कई जगह पर आपने देखा भी होगा, कई तरह के फिल्मों में भी दिखाई जाती है ऐसी कंडीशन, जहाँ पर लड़का जो होता है निम्न जाति का होता है और लड़की जो होती है महलों की होती है, और उसमें जो है कई प्रकार के संघर्ष दिखाया जाता है। तो ये विवाह अगर होता है तो इसको हम प्रतिलोम विवाह के नाम दे सकते हैं, जिसमें निम्न जाति का लड़का होता है और उच्च जाति की लड़की होती है। उसके पश्चात आता है निर्देशात्मक और अधिमान्य नियम। देखिए इस नियम के अंतर्गत क्या होता है, ऊपर के विवेचन से आपको ये ज्ञात हो ही गया होगा कि जीवन साथी के वर्ण में कतिपय प्रतिबंधित होते हैं। कुछ अन्य नियम भी होते हैं जो विवाह गठबंधन के जो है प्रकार को अभिमान्यता देते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन्हें कुछ विरोध और निरंतरदारी जो है समूहों के साथ विवाह करने के निर्देश भी देते हैं। वह रिवाज जो यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसके किसके साथ विवाह करना चाहिए या विवाह करना पसंद करना चाहिए, इसे हम निर्देशात्मक नियम कहते हैं। कुछ निर्देशात्मक नियम इस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें पहला नियम तो यही आता है कि समानांतर भाई बहन विवाह, यानी समानांतर भाई बहन विवाह। यह विवाह दो भाइयों या दो बहनों के बच्चों के बीच होता है। इसका उद्देश्य जो होता है दो भाई या दो बहनों के पारंपरिक संबंधों को मजबूत करना होता है। ऐसे विवाह जो गोत्र जो है वही विवाह के नियम अपवाद होते हैं। समानांतर भाई बहन के विवाह मुसलमानों में पसंद किए जाते हैं, लेकिन इसको हिंदू में प्रायोरिटी इसको नहीं दी गई है, तो ये मुसलमानों के लिए ऐसे विवाह को जो है मान्यता प्राप्त है। उसके पश्चात आता है ममेरी फुफेरी संतानों के बीच विवाह। देखिए ममेरी फुफेरी संतानों के बीच विवाह क्या है, यह विवाह मामा की लड़की या बुआ की लड़की के साथ होता है। दूसरे शब्दों में इस विवाह को मामा और बुआ के बच्चे यानी ममेरी फुफेरी संतानों के बीच का विवाह भी कहते हैं। कहते हैं भारत के कई भागों में विवाह के इस प्रकार को पसंद भी किया जाता है। ऐसे विवाह मध्य प्रदेश के गोंडा और झारखंड के गोराब तथा खड़िया जनजाति में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसे विवाह का प्रचलन है और दक्षिण भारत के हिंदुओं में मामा के साथ विवाह संबंध निर्देशित भी है। तो ये कई मानने में कई देखिए कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष के रूप में देखा जा सकता है कि विवाह जो है कई जगहों पर मान्यता दी जाती है, कई जगह पर उसको जो है निषेध के रूप में देखा जाता है। अब अगली बात जो हमारे समक्ष आता है पति भ्राता विवाह। देखिए यह जो है विवाह का वह रिवाज है जिसमें जो है विधवा उसके पति के भाई के साथ विवाह करती है, यानी पति के मर जाने के बाद जो है पत्नी जो है उसके अपने भाई से मैरिज करता है, यानी लड़के के जो अपने पति के भाई से विवाह करने की इसमें प्रथा है, जिसे हम पति भ्राता विवाह कहते हैं। यानी विधवा उसके पति के भाई के साथ विवाह करता है और सामान्यतः पति का जो छोटा भाई बड़े भाई को विधवा के साथ विवाह करता है। इस विवाह का प्रचलन जो है नीलगिरी पहाड़ियों के टडोलों में पाया जाता है। तो ये विवाह जो है जनरली आज हमारे समाज में भी देखने को मिला है। उसके बाद है शाली विवाह। शाली विवाह एक ऐसा रिवाज है जिसमें एक विधुर अपनी मृत पत्नी की छोटी बहन के साथ विवाह करता है, और इस तरह का विवाह मध्य भारत के गोंडा तथा वेगा जनजाति में प्रायः पाया जाता है, और ये कई क्षेत्र में देखने को मिला है और कई क्षेत्रों में ये प्रचलित भी है। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा जो यहाँ पर जो है विवाह के सारे निषेधात्मक और विवाह के प्रकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा और हमने बहुत कुछ इसमें जाना, बहुत कुछ समझा। आगे जो है हमारा विवाह के प्रकार क्या है, क्या फंक्शन है जो मैरिज का, तो इसके विषय में जो है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगला वीडियो देखना मत भूलना। और साथ में एक बात नहीं भूलना है जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि जितना त्रिपाण स्टडी सेंटर आगे बढ़ेगा उतना ही आपके लिए जो है यहाँ पर सुविधाओं का भरमार होगा, और सुविधाएं तब मिलेगी जब आप इसको जो है आगे बढ़ाने में हेल्प करोगे और दूसरे बच्चों तक पहुँचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है हेल्प करोगे। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि लिंक को जो है आपको उन्होंने क्या करना है, यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च
स्केल को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।